हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2019 के तीसरे प्रश्न पत्र को, जो कि आपका रहता है साइंस यानी कि विज्ञान का। ये पेपर आपका टोटल 25 अंक का रहता है। इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इससे पहले के जो आपके पेपर हैं, फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर हो गया, ठीक है, और ये आपका तीसरा पेपर है, थर्ड पेपर, ये फर्स्ट सेकंड पेपर, ये सारे पेपर आपको इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। PYQ सीरीज़ लगातार आपके लिए चल रही है। इसके अलावा 2016 से लेकर, ठीक है, 2024 तक ये सीरीज़ आपकी लगातार चलेगी, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसके अलावा 2017 और 2018 के प्रश्न पत्र अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं, 16, 17, 18 के, तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। आपके लिए प्लेलिस्ट बनाकर दे दी गई यूपी डीएलएड थर्ड सेम PYQ की जो प्लेलिस्ट है, उससे जाकर आप चेक कर लीजिए। उसमें सारी जो वीडियोज़ हैं, जो क्लासेस हैं, वो आपको लगातार मिल जाएंगे। तो एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। और आज की इस क्लास को तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो आपको कहीं जाना नहीं है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। पहला वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि जो हरित लावक है, जो क्लोरोप्लास्ट है, वो किस में पाया जाता है? क्या जंतु कोशिका में पाया जाता है? क्या कवक में पाया जाता है? क्या विषाणु में पाया जाता है? क्या वनस्पति कोशिका में पाया जाता है? तो आपका जो हरित लावक होता है वो वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें ये जो हरित लावक है वो पाया जाता है, ठीक है। जिस कारण क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे हरित लावक जो है, ठीक, वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। और हरित लावक पत्तों के हरे रंग का कारण भी होता है, ठीक है। पत्तों में हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लावक के कारण होता है। और प्रकाश संश्लेषण का ये मुख्य वर्णक है, ये भी आपको रख लेना है याद, ताकि परीक्षाओं में आप अच्छा से प्रदर्शन कर सके। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आपको बता देना है कि टेलीफोन का जो आविष्कार था वो ग्राहम बेल ने किया था भैया, 1876 में। बस आपको इतना ही बता देना है कि टेलीफोन का जो आविष्कार था वो ग्राहम बेल ने 1876 में कर दिया था, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, ठीक है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? क्या कागज है? क्या जंतु चारकोल है? क्या कोयला है? या फिर हीरा है? तो जो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है वो है आपका हीरा, ठीक है। हीरा क्या होता है? ये कार्बन का ही एक तरह का क्रिस्टलीय रूप होता है। यहाँ पर आपको बताना होगा, ये प्रकृति में सबसे कठोर होता है। हीरा कैसा होता है? हीरा प्रकृति में सबसे कठोर है, ठीक है। और इसका जो उपयोग है वो गहने और औद्योगिक उपकरणों में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर, द्रव जो होता है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? कोई द्रव है आपके सामने, मान लीजिए आपके सामने पानी है, ठीक है। पानी क्या होता है? द्रव होता है, ठीक है। अब ये पानी जो है वो गैस बन जाए, ठीक है। कैसे बन जाए? क्या बन जाए? एकदम गैस बन जाए, यानी कि वाष्प बनकर हवा में ऊपर उड़ जाए, ठीक है। क्या बन जाए? गैस बन जाए। तो जो पानी से गैस बनने की जो क्रिया है, ठीक है, जो पानी है, ठीक है, जो आपका द्रव अवस्था में, ये द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को आपका क्या कहते हैं? तो कहलाता है आपका वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं उस क्रिया को? वाष्पीकरण। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं उस क्रिया को? वाष्पीकरण बोलते हैं। आपको रख लेना ध्यान, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए, आपकी परीक्षा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न आ जाए कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि किसी द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को आप वाष्पीकरण कह देते हैं। पानी को उबालना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण का एक उदाहरण है। पानी जब उबलता है तो आपने को देखा ही होगा, बहुत सारा पानी उसमें कम हो जाता है। अगर आप ज़्यादा देर तक पानी को उबालते रहेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आप जिस बर्तन में पानी को उबाल रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि जो पानी होता है वो वाष्प बनकर लगातार उड़ता जाता है, यानी कि वो गैस में चेंज होता जाता है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैसा क्वेश्चन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये केवल डीएलएड ही नहीं, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप परीक्षा देंगे, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो गया, चाहे वो सी टेट का एग्जाम हो गया, या फिर आपका जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है किसी भी स्टेट की, सभी के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पर आप अभी से मार्क्स कर लें और आप अभी से इसको चिन्हित कर लें, अच्छे से चेक कर लें, ध्यान रख लें। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चना और मटर की, यानी कि जो दलहनी फसलें होती हैं, ठीक है, उनकी जड़ों की गांठों में जो
जीवाणु पाया जाता है उसे राइजोबियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना क्या बोलते हैं उसे? राइजोबियम। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चना या मटर की जड़ों की गांठों में जो पाए जाने वाला जीवाणु होता है उसे हम राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम जो मिट्टी में रहने वाला एक प्रकार का जीवाणु है जो फलियां परिवार के पौधों की जड़ों में गांठ भी बना देता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका अब आने जा रहा है 6। ठीक है, यहाँ से आपके लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो गए, तो यहाँ से आपको देख लेना है। जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि और भी भाई बहनों को पता चल सके कि लगातार क्लासेस आपकी चल रही हैं और ये क्लासेस आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि आपको पता ही होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगातार परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते हैं। 60 से 70% जो प्रश्न होते हैं वो PYQ से ही आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 आपका, वायुमंडल जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? ठीक है, वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, ठीक है, जो कि हम जब श्वास लेते हैं या फिर श्वास लेते हैं और श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो इस क्रिया में क्या होता है, जो हमारे मुंह से जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि वायुमंडल में बढ़ जाए तो उस समय क्या होगा? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर कई नकारात्मक यानी कि निगेटिव इफेक्ट यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिनमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते होंगे। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? महासागरों का आम्लीकरण बढ़ सकता है, यहाँ पर वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा परिस्थितिकी तंत्र में भी परिवर्तन आता है और खाद्य सुरक्षा आदि में भी यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती है तब। ठीक है, इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जड़ किसे कहते हैं? ठीक है, पौधों की जो जड़ होती है वो जड़ आखिर बोलती किससे? आखिर क्या बला है जड़? तो बताना है आपको। पौधों में पाई जाने वाली जो जड़ें वो कितने प्रकार की होती हैं ये भी आपको बता देना है। तो जड़ों को सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे, बताया गया कि जो जड़ होती है वो पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग होती है जो मिट्टी में स्थित होती है, यानी कि मिट्टी के अंदर होती है। जड़ कहाँ पर होती है? किसी भी पौधे की, प्लांट की जो जड़ होती है वो मिट्टी के अंदर होती है और ये पौधों को मिट्टी से पानी और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। जो जड़ होती है पौधों की वो क्या करती है? मिट्टी से जो खनिज होते हैं और जो मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, जो वाटर होता है, उसके जड़ के द्वारा ही पौधे को प्राप्त होता है। तो ये जड़ों के कार्य भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पौधों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, आप कह सकते हैं मूसला जड़ और रेशेदार जड़। ठीक है, 2 प्रकार की जड़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? आपकी जो कैंची होती है वो किस तरह का उत्तोलक है? कौन से प्रकार का उत्तोलक है? आपने पढ़ा ही होगा कि उत्तोलक 3 तरह के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो यही आपसे पूछा गया कि जो हमारी कैंची होती है वो कौन सी कैटेगरी, कौन से प्रकार का उत्तोलक है? कैंची एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कौन सी श्रेणी का, कौन सी कैटेगरी का है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है जो हमें कम प्रयास में भारी वस्तुओं को काटने में मदद करता है। कैंची में आलंब, आयास और भार के मध्य में होता है। कैंची में जो आलंब होता है वो आयास और भार के मध्य में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग लिख दीजिए। जो पॉलीथीन होती है उसके जो बहुलक होते हैं उसको हम किस रूप में प्रयोग करते हैं, उसके क्या क्या उपयोग होते हैं? तो देख सकते होंगे पॉलीथीन बहुलक के क्या क्या उपयोग हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ और पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन का सबसे आम उपयोग प्लास्टिक की थैलियाँ और पैकेजिंग बनाने में होता है। ये हल्का होता है, टिकाऊ और पानी प्रतिरोधी होता है, जो इसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को पैक करने के लिए आदर्श बनाता है। बढ़ना है यहाँ पर अगले पॉइंट है आपका, प्लास्टिक की बोतलें बनाई जाती हैं, किसके द्वारा बनाई जाती हैं? अभी आपको बताइए होगा, जो प्लास्टिक की बोतलें वो पॉलीथीन का ही एक बहुलक होता है। ठीक है, उसी के द्वारा आपकी प्लास्टिक की बोतलें बनाई जाती हैं। पॉलीथीन का बहुलक विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक की बोतलों जैसे कि पानी की बोतलें, दूध की बोतलें और डिटर्जेंट की बोतलें बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ये बोतलों को मजबूत और टिकाऊ भी बना देता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकें। बहुत जल्दी आपको मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे आपकी परीक्षा से पहले, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। प्रश्न संख्या 10, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लेना आपको दूरदृष्टि दोष में क्या होता है। दूरदृष्टि दोष में हमें पास की जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो वस्तुएं हमारे पास में लिखी हुई होती हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, जिस कारण हमें दूरदृष्टि दोष कहलाते हैं। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की जो वस्तुएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है तो आपको सही कर लेना है। और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है।
तो एक बार फिर से आप यहाँ पर समझिएगा, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है। दूरदृष्टि दोष में पास की जो वस्तुएं होती हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर एक बार ध्यान रखना है कि इसमें ये चीज़ यहाँ पर गलत लिखी हुई है, तो आपको इसे घबराना नहीं है। आपको ऐसा कर लेना है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास की वस्तुएं होती हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, इसके आगे बताया गया कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पास की वस्तुओं को देखने में यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। इसके अलावा अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ जा रहे हैं, कोई बात नहीं, बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें यहाँ पर बताया गया कि कौन सा जो जंतु है वो मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों। तो मरुस्थलीय वातावरण के लिए कई जंतु उपयुक्त हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। मरुस्थलीय वातावरण में क्या होता है, मरुस्थलीय वातावरण वो होता है जैसे कि आपका रेगिस्तान हो गया। ठीक है, तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये अपनी पीठ पर बसा का कुबड़ा रखता है जो इसे लंबे समय तक पानी के बिना रहने में मदद करता है। इसके लंबे पैर रेत में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं। इसके पलकों नाक के बाल रेत से उसके आंखों और नाक को बचाता भी रहता है। इसके साथ आगे बताया गया कि जो सांप है ये भी अनुकूल होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए। कई प्रकार के जो सांप होते हैं, स्नैक्स होते हैं, वो मरुस्थलीय वातावरण में रहते हैं। वे रेत में तेजी से घूमने में सक्षम होते हैं और शिकारियों से बचाव के लिए अपने जहर का उपयोग भी करते हैं। तो इस तरह से आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हुए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए। बहुत जल्द आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी करा दिए जाएंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत जल्द हम आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी दे देंगे। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।